हाइपरटेंशन का अगर आपको पूरा ओपीडी मैनेजमेंट अगर जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस हाइपरटेंशन कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं लेकिन डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगा, ताकि अगर आपके पास कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी पेशेंट अगर आपके पास ओपीडी में आता है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओ। मैनेजमेंट सीखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं। तो हाइपरटेंशन सबको पता होता है कि बीपी बढ़ना होता है, लेकिन बस बीपी बढ़ना नहीं होता, उसके बोलते हैं परसिस्टेंटली बीपी अगर बढ़ा रहे तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछे तो उसको कहना है कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर परसिस्टेंटली हाई है, मतलब हमेशा अगर उसका बीपी हाई रहता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। और अगर हम मेजर करके देखते हैं मिनिमम 2 बार उसका बीपी हाई आना चाहिए, तभी हम उसको हाइपरटेंशन मेजर मतलब डायग्नोस करेंगे। तो कितना बीपी आना चाहिए, अगर हम क्लिनिकल मतलब ओपीडी में आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो इसको कम से कम 2 बार इसका बीपी 140 से ज़्यादा होना चाहिए। और बाकी मेथड भी होती है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की, जैसे कि एम्बुलेटरी मेजरमेंट होता है, जिसमें हम पेशेंट को ऐसे मशीन लगा के रखते हैं और पेशेंट को मशीन बीपी लेते रहती है, उसको एम्बुलेटरी मैनेजमेंट कहते हैं। अगर इसमें 130 से ज़्यादा अगर बीपी आता है तो इसमें भी हम हाइपरटेंशन पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में नहीं आ पाया या फिर उसने घर पे ही अपना बीपी मेजरमेंट किया है खुद की मशीन से, और उसका अगर बीपी खुद घर वाली मशीन से अगर 135 और 85 से ज़्यादा आता है, इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। तो सबसे पहली बात होगी कि हाइपरटेंशन कहना किसको है, ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है, मतलब जो भी आपके पास पेशेंट आता है, मोस्टली ऐसा होता है कि जो हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं वो आपके पास आते नहीं कि बता के कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ है। तो जनरली क्या होता है, अगर कोई कैंप लगा है उनका वहाँ पे स्क्रीनिंग होता है, या फिर मतलब जैसे सपोज ऑफिस में कैंप लगा है, कई जगह पे कैंप लगता है, उसमें बताया दिया जाता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, उसके बाद वो हॉस्पिटल में आते हैं। या फिर ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को कुछ सिम्टम आते हैं, तो कौन से सिम्टम आते हैं और कौन से टाइप से ये अपने पास प्रेजेंट करता है ये भी देखते हैं हम। तो जनरली हाइपरटेंशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब उस पेशेंट की बॉडी में ऐसी कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, जैसे सपोज उसको थायराइड डिसऑर्डर है, उसको फियोक्रोमोसाइटोमा है, ऐसी कुछ दिक्कत है उसकी वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है, ये हो गया सेकेंडरी। इसके मतलब अगर हम उस कॉज को ट्रीट कर लेंगे तो उसका हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा, जिसमें उसको लंबे समय तक हाइपरटेंशन की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसमें हम कितने भी कॉज चाहे ढूंढ ले, इसमें हमें कोई कॉज नहीं मिलती हाइपरटेंशन की, उसका बीपी क्यों बढ़ रहा है ये हम ढूंढ नहीं पाते। इसको बोलते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन भी इसको कहा जाता है। तो पेशेंट हमारे पास कौन से सिम्टम लेके आता है, तो जनरली जो हाइपरटेंशन का पेशेंट मैंने बताया कि जनरली उनको कोई सिम्टम नहीं होते, इसलिए जो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जनरली प्रेजेंट नहीं करता है ऐसे सिम्टम लेके कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ है। जनरली स्क्रीनिंग में पता चलता है। इसलिए अगर सिम्टम नहीं होते, इसलिए क्या होता है, बहुत बार पेशेंट इसको इग्नोर कर देते हैं और अचानक से एक दिन उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इसलिए जो हाइपरटेंशन है उसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं ये आपको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसको पेशेंट को सिम्टम नहीं आ रहे हैं कोई भी, इसलिए हम उसको साइलेंट किलर बोल रहे हैं। और जिस पेशेंट को सिम्टम आते हैं उसमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, मतलब अगर सपोज ओपीडी में तुम्हारे पास पेशेंट ये सिम्टम लेके आता है तो तुम उसका बीपी मेजर करके देखोगे और इसको रूल आउट करोगे कि इसको हाइपरटेंशन की वजह से तो ये दिक्कत नहीं है। जैसे कि सपोज कोई पेशेंट है तुम्हारे पास हेडेक करके आया, उसको परसिस्टेंटली सर दर्द हो रहा है, और वो भी सर दर्द ऑसिपिटल रीजन का अगर हो रहा है किसी को, या फिर सपोज किसी को घबराहट हो रही है, मतलब जैसे नॉर्मल मेडिकल भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि पाल्पिटेशन हो रहे हैं, अगर इसको पाल्पिटेशन हो रहे हैं, किसी को बार बार चक्कर आ रहा है, तो इस केस में हमको उसका बीपी मेजरमेंट करना जरूरी है। कभी कभी सपोज अगर कोई पेशेंट है, कभी कभी सपोज अगर कोई पेशेंट है जिसमें इस पेशेंट में ब्रेथलेसनेस मतलब उसकी सांस फूल के भी अपने पास आ सकता है, जैसे किसी को दिखना बंद हो जाता है, ब्लरिंग ऑफ विजन आ सकती है, मतलब हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी के भी फीचर आ सकते हैं। सपोज अगर पेशेंट इस कंडीशन में अपने पास आता है तो हम इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का बीपी मेजर करेंगे, अगर बीपी ज्यादा है तो उसका मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट को इसमें जो हमने डिस्कस किया उसमें से कोई सिम्टम नहीं आते, तो इसमें पेशेंट अपने पास कैसे प्रेजेंट करता है, डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशन में लैंड होता है। कॉम्प्लिकेशन में मतलब पेशेंटली डायरेक्टली स्ट्रोक में आएगा, मतलब हेमीप्लेजिया करके आएगा, तुम्हारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करके आएगा, इंट्राक्रैनियल ब्लीड करके आएगा। ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली अपने पास पेशेंट आ सकता है, मतलब स्ट्रोक या फिर आईसी ब्लीड, ऐसी कंडीशन करके पेशेंट आ सकता है। दूसरी कंडीशन होती है कि हमारे पास डायरेक्टली पेशेंट हार्ट अटैक के सिम्टम लेके आ सकता है। दूसरा है कि हार्ट फेलियर, मतलब उसको अचानक से ब्रेथलेसनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से उसको चेस्ट हेवीनेस हो जाएगा और उसका रेस्पिरेटरी फेलियर होकर अपने पास प्रेजेंट करेगा। इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर, मतलब कॉम्प्लिकेशन में अपने पास पेशेंट लैंड हुआ। अभी ये हो गए पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन वाले सिम्टम, या फिर जो प्राइमरी सिम्टम हाइपरटेंशन के हो गए वो। अभी सपोज किसी पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब जैसे बताया कि मैंने, कोई और डिसऑर्डर है उसके बॉडी में, उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो रही है। जैसे
किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हाइपर और हाइपो दोनों कंडीशन में पेशेंट का बीपी बढ़ता है। बस फर्क इतना ही कि जो हाइपर वाला कंडीशन होता है, मतलब जैसे किसी का हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ना खतरनाक होता है, इसलिए दोनों पेशेंट को इवैल्यूएट करना जरूरी है, चाहे वो हाइपर हो हाइपो हो। तो अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट ले रहा है, या फिर उसके सिम्टम लेके आ रहा है, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम लेके आ रहा है, तो इन पेशेंट को भी अपने को ब्लड प्रेशर के लिए इवैल्यूएट करना जरूरी है, और उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना जरूरी है। दूसरी बात है कि रिनल सिम्टम। रिनल सिम्टम मतलब किसी की किडनी फेलियर है, तो किडनी फेलियर वाला पेशेंट तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? तो स्टार्टिंग में पॉलीयूरिया करके आ सकता है। अगर एडवांस किडनी डिसीज वाला पेशेंट तो अनीरिया करके भी आ सकता है। सपोज किसी को प्रोटीनूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन में उसके प्रोटीन लॉस हो रहा है, एल्ब्यूमिनुरिया हो रहा है, या फिर इडिमा के साथ प्रेजेंट हो सकता है, उसको आई के अराउंड स्वेलिंग हो सकती है। ये सारे सिम्टम के साथ भी किडनी फेलियर का पेशेंट आ सकता है। इस पेशेंट में भी हमको हाइपरटेंशन के लिए इवैल्यूएट करना जरूरी है। दूसरा आता है कि सपोज किसी पेशेंट को कभी कभी अचानक से उसको घबराहट होती है, या फिर अचानक से स्वेटिंग हो जाती है और उसको पाल्पिटेशन महसूस होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। मतलब अगर ऐसा किसी पेशेंट में होता है, तो हम इस पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए इवैल्यूएट करेंगे। तो अगर ये हो गए पेशेंट के सिम्टम, तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपके पास जो पेशेंट आता है, तो कौन से पेशेंट में आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी सस्पेक्ट करनी है, और इसको हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके देखेंगे। अगर ज़्यादा आता है तो इसमें ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट मतलब स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़, जो भी सेकेंडरी कॉजेज है, जैसे थायराइड की कॉज हो गई, रिनल की कॉज हो गई, फियोक्रोमोसाइटोमा की कॉज हो गई, या फिर कुशिंग डिसीज, ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी कॉजेज होते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कॉज अगर पेशेंट में आती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मतलब जो डिसीज हमको मिली है उसको पहले ट्रीट करेंगे। अगर हम इस डिसीज को ट्रीट करते हैं, तो पेशेंट का हाइपरटेंशन वैसे ही ट्रीट हो जाता है, उसमें अलग से मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें जो कुछ कुछ डिसऑर्डर है, उसको सर्जिकल इंटरवेंशन लग सकता है। जैसे सपोज कि फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट है, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। तो इसमें इनिशियल लेवल पे हमको ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट जरूरी है, उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो तुम्हारे पास पेशेंट आता है, तुमने उसको हाइपरटेंशन के सिम्टम देख लिए, उसके बाद तुम्हें कुछ पेशेंट की एग्जामिनेशन करके देखना है। तो एग्जामिनेशन में तुमको ऐसे क्या क्या साइन मिल सकते हैं जिसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन के, तुम मतलब मान के चलो कि इस पेशेंट में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे कैरोटिड ब्रू, तो यहाँ पे आप अगर स्टेथोस्कोप लगा के देखोगे, तो उसमें एक आपको अलग सी साउंड महसूस होगी, इसमें कंटिन्यूस मरमर जैसी साउंड आती है, उसको कैरोटिड ब्रू बोलते हैं, वो भी आ सकती है। दूसरा है कि एब्डोमेन में अगर किसी पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो इसमें एब्डोमिनल ब्रू भी आ सकती है। उसके बाद अगर सपोज कोई पेशेंट थायराइड डिसऑर्डर का है, या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा है, तो इसमें ट्रेमर आ सकते हैं। उसके बाद उसको स्वेटिंग हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया था। उसके बाद सपोज अगर कोई पेशेंट ओबिस है, और अगर उसको आप पूछोगे कि रात में वो पेशेंट खराटे बहुत ज्यादा मारता है, तो इस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया नाम की बीमारी होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया वाले पेशेंट को हाइपरटेंशन बड़ा कॉमन है। तो इस केस में अगर आप उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया का ट्रीटमेंट करते हो, जिसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम देते हैं, और मेन है उसमें कि वेट रिडक्शन, अगर ये दोनों पेशेंट करता है, तो उसमें भी उसका ब्लड प्रेशर कम होने में बड़ी हेल्प होती है। उसके बाद हमको क्या करना है, जो भी अपने पास पेशेंट आता है, इसका जो फर्स्ट है कि हमको बीपी मेजरमेंट करके देखना है, और हमको देखना है कि सच में उसको बीपी बढ़ा हुआ है, कि बस उसके सिम्टम जो है किसी और वजह से है। तो अगर इसका हम बीपी मेजरमेंट करके देखें, तो आपको बीपी मेजरमेंट की जो वीडियो है, मैंने आपको बताई कि बीपी मेजर कैसे करना है। मतलब पेशेंट को रेस्ट करवानी होती है, पेशेंट ने कोई निकोटीन या फिर कॉफी वगैरह नहीं ली होनी चाहिए 30 मिनट पहले, उसको रेस्ट में बिठाना है, उसकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, लेग अनक्रॉस मतलब नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में पहले बता दी है, वो आपने देखी भी होगी। तो उसको देख लेना कि हम पेशेंट का बीपी मेजर कैसे करते हैं। तो एक बार अगर आप जैसे इसमें 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, कॉफ़ी टी इसमें कोई नहीं पी होनी चाहिए उसने, एक्यूरेट कप साइज होनी चाहिए। दोनों जब आप पेशेंट का बीपी कभी भी फर्स्ट टाइम मेजर करते हो, तो उसका दोनों हाथ में बीपी मेजरमेंट करना होता है, और मिनिमम दोनों हाथ एवरेज, मतलब जो हम बीपी मेजर करते हैं मिनिमम 3 बार बीपी मेजर करते हैं, और उसका लास्ट 2 रीडिंग होती है, उसका एवरेज निकाल के हम पेशेंट को बीपी बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगर कर ली, उसके बाद जैसे आपने देख लिया कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेशेंट को कुछ हम टेस्ट करके देखेंगे। तो टेस्ट इसलिए जरूरी होते हैं, देखो मोस्ट ऑफ इंडियन सिनेरियो में क्या होता है कि जो अपने पेशेंट होते हैं वो टेस्ट से घबराते हैं, या फिर टेस्ट से नकार देते हैं कि हमको टेस्ट नहीं करवाने, आप मेडिसिन दे दो हम ठीक हो जाएंगे ऐसे। तो उनको समझाना, ये काउंसलिंग करना बड़ा जरूरी है कि टेस्ट हम क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट अगर हम ये काउंसिल कर पाए कि टेस्ट करना क्यों जरूरी है और हम क्यों करवा रहे हैं, इसलिए नहीं कि बस मतलब मोस्ट ऑफ पेशेंट इंडियन सिनेरियो में ये समझता है कि जो डॉक्टर टेस्ट करवा रहे हैं वो इसलिए करवाते हैं कि उनको मतलब टेस्ट से पैसे मिलते हैं कट करवाने के लिए, या फिर ऐसे बहुत सारी मिसकंसेप्शन इंडिया में है। तो आपको ये समझाना है कि पेशेंट को कि कौन से टेस्ट क्यों जरूरी है, और अगर पेशेंट को आप ये अच्छे से काउंसिल कर पाएंगे, तो ही पेशेंट को इस चीज़ का फायदा होगा। देखो हम कोई चीज़ पेशेंट पे फोर्स तो नहीं कर सकते, हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। तो कौन से टेस्ट एडवाइस करने हैं पेशेंट को, और क्यों एडवाइस करने हैं, मैं बताता हूँ। जैसे एक होता है कि सीबीसी, मतलब नॉर्मल हम हीमोग्राम देखेंगे, तो इससे हमें पेशेंट को ये पता चलेगा कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है।
एनीमिया एक साथ साथ मतलब दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, जैसे सपोज सीकेडी का पेशेंट है उसमें एनीमिया हो सकता है। और एक जनरल रूटीन भी पेशेंट का अपने को पता होना चाहिए कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं है साथ में। ये होगा सीबीसी। दूसरा होता है कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्रिएटिनिन और जीएफआर हमको देखना होता है। तो हम जीएफआर तो जनरली जो लैब आती है उसमें जीएफआर का रिपोर्ट भी साथ में आता है, लेकिन हमको क्रिएटिनिन और यूरिया देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में किडनी की वजह से जो होने वाला हाइपरटेंशन है, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन मानते हैं, वो हमको देखना बड़ा जरूरी होता है इस केस में। तो इसलिए हमको केएफटी करना बड़ा जरूरी है। इसमें सीरम क्रिएटिनिन और जीएफआर हम करवाते हैं। अगर आप क्रिएटिनिन और यूरिया की वैल्यू देखेंगे वो नॉर्मल रेंज में है, तो भी हम मान सकते हैं कि ठीक है। उसके बाद हमको देखना है इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट देखना क्यों जरूरी है, अगर सपोज किसी पेशेंट को किडनी की बीमारी है, जैसे उसमें हम पोटेशियम और सोडियम ये सब चीजें देखेंगे, तो हमें कुछ चीजें ड्रग अवॉइड करनी होती है। उस पेशेंट को हम कुछ चीजें जैसे एसीई एआरबी नाम की ड्रग नहीं दे सकते इस केस में, इसलिए हमको पोटेशियम और सोडियम देखना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज है कि जैसे जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है उसको साथ साथ हो सकता है कि डायबिटीज भी हो, इसलिए डायबिटीज का भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो HbA1c होता है और ब्लड ग्लूकोज होता है वो भी हमको साथ साथ करना है। उसके बाद आता है कि कोलेस्ट्रॉल। जो भी ये पेशेंट होते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ये मोस्टली पेशेंट में साथ साथ होती है, इसलिए हमको एक स्क्रीनिंग लेवल पे लिपिड प्रोफाइल भी पेशेंट को एडवाइस करना है। उसके बाद हमको पेशेंट को यूरिन रूटीन करवाना है। अभी यूरिन रूटीन क्यों करवाना है, जैसे मैंने बताया आपको कि हाइपरटेंशन की वजह से नेफ्रोपैथी भी हो सकती है या फिर किडनी की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हमको पता कैसे चलेगी, तो इसके लिए हमको करना है यूरिन रूटीन। अभी यूरिन में हमको देखना है कि उस पेशेंट के यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है कि नहीं। अगर उस पेशेंट के यूरिन में एल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है उसकी किडनी में भी दिक्कत है। तो हमको ये सेकेंडरी मतलब पेशेंट को एक समझाने के लिए भी और पेशेंट का जो फर्दर इवोल्यूशन होता है इसके लिए भी इजी हो जाएगा। अगर उसके यूरिन रूटीन की रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो हम उसको नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा सकते हैं, या फिर जो मेडिसिन मतलब हम देते हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट को यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो इस केस में हमको ईसी और एआरबी स्टार्टिंग में प्रेफर करने हैं, क्योंकि ये रिनल प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं। ईसीजी हमको क्यों करना है, जो प्राइमरी कार्डियक डिसऑर्डर होती है उसके लिए हमको ईसीजी करना है। ईसीजी में हाइपरटेंशन की फाइंडिंग क्या मिल सकती है, तो एलिवेज क्राइटेरिया मिलता है, इसको बोलते हैं सोकोली-लेविन क्राइटेरिया। मतलब तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हाइपरटेंशन के चेंजेस तो ईसीजी में नहीं आ रहे। दूसरी जो हार्ट की डिसऑर्डर हो सकती है वो भी रिल आउट करते हैं, जैसे पेशेंट को प्रीवियसली हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, ये चीजें भी हमको ईसीजी से पता लग सकती है। इसके बाद हम पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन करवाते हैं। फंडस एग्जामिनेशन क्या होता है कि जो पेशेंट का रेटिना होता है वो हम एग्जामिन करवाते हैं फंडोस्कोप से, जनरली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं ये चीज। तो उसमें क्या पता लगता है कि जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है उसके चेंजेस अगर पेशेंट को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है और सीवियर ग्रेड का हाइपरटेंशन हो चुका है। इस पेशेंट को स्ट्रिक्टली हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट की जरूरत है। अभी इसके बाद एडिशनल टेस्ट जो सेकेंडरी हमको करने चाहिए वो है टीएसएच। अगर हम थायराइड सस्पेक्ट कर रहे हैं, देखो ये सारे पेशेंट में करने की जरूरत नहीं है। ये जो टेस्ट है जो अभी मैं बता रहा हूँ वो उसी पेशेंट में करना है जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई उसको पेशेंट को डिसऑर्डर है, जैसे कि थायराइड टीएसएच वाली टीएसएच टेस्ट। इसमें हम टोटल टीएसएच T3 T4 करवाते हैं। अगर सपोज फीमेल पेशेंट है तो उनको थायराइड स्वेलिंग दिख रही है, थायराइड के सिम्टम आ रहे हैं, तो इसमें हम करवाएंगे टीएसएच की टेस्ट। उसके बाद यूरिक एसिड की टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट मतलब फेल्योर में है, उसको कार्डियोमेगेली हो सकती है, या फिर मतलब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, या फिर साथ साथ और कोई भी उसकी लंग्स की डिसऑर्डर साथ में है, तो इस केस में हम चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किडनी का। उसमें हमको ये देखना होता है जैसे सपोज सीकेडी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको हमको इनिशियल किडनी की साइज पता होनी चाहिए। जनरली सीकेडी के पेशेंट में इनिशियल स्टेज में किडनी का साइज बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे किडनी का साइज कम होने लगता है, इसलिए हमको एक किडनी का अल्ट्रासाउंड भी करवा के देखना है। दूसरी चीज है जैसे कोई ट्यूमर है किडनी का या फिर एड्रेनल ग्लैंड का, वो भी हमको पता लग सकता है। दूसरा है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से हमको क्या पता लगता है कि जो हाइपरटेंशन के जो चेंजेस है, जो हार्ट पे हाइपरटेंशन का इफेक्ट हुआ है वो हुआ है कि नहीं। उसमें हम एलिवेज देखते हैं कि मतलब जो हार्ट की मसल है वो ज्यादा थिक तो नहीं हो गई है, ये हम इको करवा के देखते हैं। तो ये इसेंशियल नहीं है सारे पेशेंट में, लेकिन जो ऊपर वाले टेस्ट जो मैंने बताए सीबीसी, क्रिएटिनिन, ये सब लिपिड प्रोफाइल, ये सारे पेशेंट में करने ही है और पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करना है। जो नीचे वाले टेस्ट है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, और अगर पेशेंट को आपको नीड लगती है तो ही आप मतलब पेशेंट को रिकमेंड करोगे। आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये चीजें पता लग जाएगी कौन से पेशेंट में क्या टेस्ट एडवाइस करना है। अभी उसके बाद होता है अगर सपोज आपको अल्ट्रासाउंड में पता लग गया या फिर जैसे आपने रिनल आर्टरी स्टेनोसिस सस्पेक्ट कर लिया, तो इस केस में हमको रिनल डॉपलर भी करना है या फिर एंजियोग्राफी भी आपको वैसे उसकी करनी पड़ सकती है। या फिर सपोज आपने अगर कोई एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर आपने सस्पेक्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको प्लाज्मा रेनिन और एंजियोटेंसिन का रेशियो भी करवाना पड़ सकता है। अगर आप फियोक्रोमोसाइटोमा सस्पेक्ट कर रहे हो तो इसमें यूरिनरी मेटानेफ्रिन या फिर प्लाज्मा मेटानेफ्रिन भी करवाना पड़ सकता है।
उसके बाद अगर आप किसी पेशेंट को कुशिंग सस्पेक्ट कर रहे हो एक्सटर्नल फीचर से, जैसे मतलब फ्राइबल स्किन है, बफेलो हम्प दिख रहा है उसको, मतलब इजी ब्रूजेबिलिटी है, फटीग है, मायोपैथी है, ऐसे सारे कुशिंग के सिम्टम अगर आ रहे हैं तो इस केस में हम आप कुशिंग के लिए भी वर्कअप करवा सकते हो। तो कुशिंग के लिए वर्कअप हम कैसे करवाते हैं, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाते हैं या फिर हम मिडनाइट कॉर्टिसोल लेवल भी चेक करवाते हैं। उसके बाद अगर कोई पेशेंट है जिसमें स्लीप एपनिया आपको लग रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे सिम्टम है, मतलब स्नोरिंग कर रहा है पेशेंट, ओबिस है, तो इस केस में आप स्लीप एडवाइस मतलब पॉलीसोम्नोग्राफी एक टेस्ट होती है, वो भी आप एडवाइस कर सकते हो। जब ये सब आप एडवाइस करोगे पेशेंट को, उसके बाद आता है कि पेशेंट का आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। तो जब आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो नेक्स्ट स्टेप होती है कि पेशेंट को आपको क्लासिफाई करना है कि पेशेंट कौन से क्लास में आता है ब्लड प्रेशर के। तो जो इस साइड दिया है, जो इस साइड है वो है पेशेंट की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन दिया है हाइपरटेंशन का, वो इस साइड है, और जो इस साइड है वो पुराना क्लासिफिकेशन दिया है। तो मैंने दोनों साइड बाय साइड रखे हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। तो अभी नए नए जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से कम होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 से कम। और एलिवेटेड हम कब मानते हैं, एलिवेटेड मानते हैं अगर 120 से 129 और डायस्टोलिक अगर 80 है तो हम इसको मांगेंगे कि एलिवेटेड है, मतलब ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, हाइपरटेंशन नहीं है। जो पुराने गाइडलाइन में था इसको प्री हाइपरटेंशन बोलते थे, इसमें 120 से 139 तक था। मतलब जो नई गाइडलाइन में है उसमें उन्होंने वो क्राइटेरिया थोड़ा सा कम किया है। उसके बाद आता है कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन अभी 130 से 139 और डायस्टोलिक है जो 80 से 89 के बीच में हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो पुरानी गाइडलाइन थे इसमें 140 से 160 तक इसको माना गया था, लेकिन अभी वो मतलब जैसे गाइडलाइन चेंज होती है वो क्राइटेरिया थोड़ा कम कम करते आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 नए गाइडलाइन के हिसाब से 140 से अगर ज्यादा है बीपी है तो स्टेज 2 है, और उसके डायस्टोलिक अगर 90 से ज्यादा है तो स्टेज 2 है। पुराने गाइडलाइन में 160 और 100 था, अभी उसको कम कर दिया है। तो गाइडलाइन देखो, आपको स्ट्रिक्ट ये जरूरी नहीं होता है कि आपका पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 है, ये आपको पता होना जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट में इनिशियल लेवल पे ये मैटर इतना नहीं करता है। मैं आपको बताऊंगा भी आगे चल। तो अगर हमने पेशेंट को हाइपरटेंशन डायग्नोस कर दिया है तो हमको उसका ट्रीटमेंट भी करनी है। तो हमारे जो ट्रीटमेंट के गोल रहेंगे वो क्या रहेंगे, देखो अगर हमारे पास कोई अडल्ट पेशेंट आता है तो अडल्ट पेशेंट में हमारा गोल ये रहेगा कि उसका जो ब्लड प्रेशर हम मेंटेन रखें वो 130 से 80 के बीच में मतलब मेंटेन रहे, उसके नीचे रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसकी एज ज़्यादा है तो हमको उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेवल पे हाइपरटेंशन को मैनेज नहीं करना है। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो पेशेंट को बार बार हाइपोटेंशन हो जाएगा, पेशेंट गिर सकता है, पेशेंट को फॉल होकर चोट लग सकती है, ऐसी चीज़ें है। इसलिए इस केस में हम 130 से 139 के बीच में और डायस्टोलिक 80 तक हमारा टारगेट रहेगा। देखो टारगेट अलग चीज है, पेशेंट कितना अचीव करता है वो अलग चीज है। टारगेट मतलब हम यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ तक पेशेंट आता है तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जैसे आप किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस मतलब करोगे तो सबसे पहली बात होती है, आपके प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में भी हो या फिर पेशेंट की काउंसलिंग में भी हो, पहला चीज है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे मेरे चैनल पे और एक वीडियो है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समराइज करवाता हूँ। देखो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। इंडिया में क्या होता है, जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन का पता लगता है, पेशेंट की मेडिसिन चालू कर दी जाती है हाइपरटेंशन की, लेकिन पेशेंट बोलते हैं इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो पेशेंट को इसेंशियल चीजें हैं वो पेशेंट चेंज नहीं करता, उसमें आता है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो आपको पेशेंट को ये काउंसिल करना बड़ा जरूरी है कि जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो अगर आप नहीं करोगे, चाहे फिर उसके बाद आप हाइपरटेंशन की गोली खा भी रहे हो, तो हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट या फिर ब्लड प्रेशर कम होने में इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या आता है, इसमें आता है वेट रिडक्शन। अगर पेशेंट वजन अपना कम करता है तो इसमें ब्लड प्रेशर कम करने में बड़ी हेल्प होती है। तो जैसे मैंने एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की वीडियो में पूरा डिटेल में बताया भी है कि अगर 1 kg पर्सन का वेट कम होता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी 1 से कम हो जाता है। उसके बाद आता है साल्ट रिस्ट्रिक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हाइपरटेंशन के जितने भी पेशेंट है उनको अपना साल्ट इंटेक डेली का कम करना है, ना कि बस खाने का बल। जो ऊपर वाली चीजें जैसे मसाला हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, इसमें बहुत ज्यादा चिप्स हो गए, इसमें बहुत ज्यादा साल्ट होता है, तो इससे भी पेशेंट का बीपी बढ़ता है। तो ये दूसरी चीज पेशेंट को याद रखनी है। दूसरा होता है डैश डाइट। तो डैश डाइट का मतलब क्या होता है, डैश का फुल फॉर्म होता है कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इस केस में पेशेंट को हम ज्यादा फल सब्जी खाने के लिए मतलब प्रमोट करते हैं, और कुछ चीजें मतलब कम करने के लिए बोलते हैं, जैसे जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, फैटी फूड हो गए ज्यादा, ये सब हम कम करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट को हमको एडवाइस करना है कि पेशेंट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। अगर पेशेंट का वेट ज्यादा है तो उसमें भी एक्सरसाइज हेल्प करती है। अगर पेशेंट का वेट ज्यादा नहीं भी है तो भी हमको पेशेंट को एक्सरसाइज एडवाइस करनी है। तो कितनी एक्सरसाइज पेशेंट को करनी चाहिए, तो 150 मिनट करनी चाहिए उसको हर वीक में। मतलब डेली का मान लो कि मिनिमम आधा घंटा तो एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज पेशेंट अपने हिसाब से चूज कर सकता है। मतलब स्टार्टिंग में नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करता है, उसके बाद ब्रिस्क वॉकिंग करवा सकता है। अगर कोई यंग फिट बंदा है तो उस बंदे को आप एक्सरसाइज मतलब जिम ट्रेनिंग, ऐसे भी एरोबिक एक्सरसाइज ये भी करवा सकते हो।
लेकिन एक्सरसाइज जो करनी है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सडनली उसको राइज नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट कोई आपका एंथुसियास्टिक होकर अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है तो हो सकता है उसकी कोई हार्ट कंडीशन हो, वो प्रेसिपिटेट हो जाए। इसलिए एक्सरसाइज हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से और काउंसलिंग से ही की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है कि पेशेंट को अल्कोहल अपना लिमिट करना है, स्मोकिंग जो भी जिस फॉर्म में भी पेशेंट आपका टोबैको अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसको बताना है कि इसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए उसको एडवाइस करना है कि स्मोकिंग सजेशन करे। उसके लिए हो सकता है आपको मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़े, निकोटीन रिप्लेसमेंट देना पड़े स्टार्टिंग में, या फिर उसको विड्रॉल सिम्टम आए इसलिए। तो इस केस में आपको हो सकता है कि मेडिकल मैनेजमेंट भी साथ साथ इसी चीज़ का भी करना पड़ सकता है। उसके बाद जो होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जनरली आजकल की जो लाइफस्टाइल है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। लोग टाइम पे सोते नहीं है, काम का स्ट्रेस है, इसकी वजह से सारे की अपनी नींद खराब हो जाती है। इस नींद खराब होने का भी पेशेंट के हाइपरटेंशन पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप जो भी आप पेशेंट को, कोई भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको आप ट्रीट करना चाहोगे तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहली बात है कि आपको पेशेंट को ये सारी चीज़ें आप रिकमेंड करोगे और काउंसिल करोगे। हो सकता है आपका पेशेंट इसमें से सारी बातें फॉलो ना करे, लेकिन आप काउंसिल करना है कि इसमें से सारी जो भी बात पेशेंट पे अप्लाई होती है वो पेशेंट फॉलो करेगा, उससे उसको फायदा होगा। हाइपरटेंशन के पेशेंट को ड्रग मैनेजमेंट कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना है हाइपरटेंशन को डायग्नोसिस। हाइपरटेंशन को डायग्नोसिस हम करेंगे कि आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम से कम 2 बार मेजर करोगे, उसमें अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है तो हम उसको हाइपरटेंशन मान लेंगे। दूसरी चीज़ होती है अगर आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर या फिर होम पे कोई पेशेंट घर पे भी अपना बीपी मेजर करके आता है तो इस केस में भी अगर आप उसका बीपी ज़्यादा है तो इसमें हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हाइपरटेंशन आपने ब्लड प्रेशर मेजर किया है उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को मतलब डिवाइड करोगे अलग अलग कैटेगरी में। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ सकता है, किसी का एलिवेटेड आ सकता है, और किसी का स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन या फिर सीवियर हाइपरटेंशन, ऐसे क्लास में हमको पेशेंट को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे हमने बताया वीडियो में कि सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसके हाइपरटेंशन की बीमारी के बारे में, बीमारी क्या है, उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और उसके बाद पेशेंट को बताना है कि जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पेशेंट को करनी है उसका कितना बड़ा रोल है। मतलब जैसे साल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट हो गया, डैश डाइट हो गया, उसके बाद अपना वजन कम करना है, उसके बाद स्मोकिंग सजेशन, अल्कोहल सजेशन, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को एडवाइस करनी है। ये करने के बाद आता है कि पेशेंट का मैनेजमेंट करना। तो जो इनिशियली हम ड्रग पेशेंट को देते हैं वो कैसे देते हैं, देखो हम जनरली जो कौन सी ड्रग हाइपरटेंशन, जनरली हम कौन सी ड्रग हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में यूज करते हैं तो उसमें आता है कि एसी इनिबिटर की क्लास के ड्रग हम यूज करते हैं। इसमें आता है एनिलैप्रिल, रैमिप्रिल, उसके बाद एआरबी, टेलमिसार्टान, लोसार्टान, उसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें अम्लोडिपिन, निफिडिपिन, उसके बाद थायाजाइड, ऐसे क्लास की जो हम ड्रग यूज जनरली करते हैं। बीटा ब्लॉकर पहले की फर्स्ट लाइन में थी, अभी उसको हटा के लास्ट में किया है। तो अभी आजकल जो हम ड्रग यूज करते हैं उसमें जनरली एसी, एआरबी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसको ही हम फर्स्ट में प्रेफर करते हैं। तो कौन से पेशेंट में कौन से ड्रग प्रेफर करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जैसे सपोज एसी इनिबिटर है वो कौन से पेशेंट में प्रेफर करनी है, सपोज किसी को हार्ट अटैक पहले आ चुका है तो इस केस में करना है। उसके बाद अगर किसी को हार्ट फेल्यूर है इस पेशेंट में करना है। अगर कोई पेशेंट सीकेडी का है और उसको एल्ब्यूमिन यूरिया अगर प्रेजेंट है, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको भी प्रोटीन यूरिया हो रहा है, मतलब ये आपको पता लगेगा यूरिन की टेस्ट करवा के। अगर इसमें ये सारी चीजें आ रही है तो इस वाले पेशेंट में हम एसी इनिबिटर प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट सीकेडी का है और इसमें पोटेशियम उसका बड़ा है तो इस केस में हम एसी, एआरबी ये दोनों ड्रग प्रेफर नहीं करते हैं। एसी और एआरबी के जनरली सेम सेम मतलब इंडिकेशन है। उसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम कौन से पेशेंट में प्रेफर करते हैं, अगर एल्डरली पेशेंट है, उसके बाद अंजाना की हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी है, ऐसे केसेस में हम सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेफर करते हैं। उसके बाद थायाजाइड आते हैं। थायाजाइड हम जनरली फर्स्ट लाइन एज अ ट्रीट नहीं मतलब प्रेफर नहीं करते हैं, हम इसको सेकंड लाइन में प्रेफर करते हैं। मतलब सपोज आपने एक मेडिसिन दी उसके बाद भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम जब कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज करते हैं तो हम थायाजाइड वाले ड्रग के यूज करते हैं। इसमें एल्डरली पेशेंट में, ब्लैक पेशेंट में, ब्लैक मतलब अफ्रीकन ओरिजिन का यहाँ कहना है। उसके बाद जिस पेशेंट को अभी साल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है उस पेशेंट में, क्योंकि ये डायरेटिक्स है तो इसमें अपनी क्या बॉडी से साल्ट निकालने में ये मदद करती है। उसके बाद हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट स्टार्टिंग के ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है, जैसे सपोज आपके पेशेंट का बीपी 130 से और 80 से कम है, 130/80 से अगर कम है तो इस पेशेंट को आप बस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताओगे और फॉलोअप करने बोलोगे, इसको कोई मेडिसिन आप नहीं दोगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर करोगे तो ये पेशेंट का बीपी ठीक रह सकता है, इसको कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा पेशेंट है कि आप अगर कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 140 से ज़्यादा है, या फिर 130 से 139 और डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में अगर है, या फिर अगर स्टेज 2 उसका हाइपरटेंशन है मतलब 140 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, जो पुराने गाइडलाइन में था इसको 160 के अराउंड मानते थे। अगर ऐसा है तो इसमें हमको मतलब ड्रग थेरेपी हमेशा ही स्टार्ट करनी है।
तो ड्रग कैसे स्टार्ट करनी है? सपोज अगर आपके पेशेंट स्टेज 1 हाइपरटेंशन में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सब में देंगे ही, उसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, एसीई इन्हिबिटर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे अगर पेशेंट डायबिटिक है या फिर अगर पेशेंट को प्रीवियसली हार्ट अटैक आया है, तो इस केस में हम एसीई इन्हिबिटर प्रेफर कर सकते हैं या फिर एआरबी। तो इसमें हम इनालेप्रिल या फिर रामिप्रिल दोनों की टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इनालेप्रिल 5 एमजी ओडी से स्टार्ट करेंगे या फिर रामिप्रिल आप 2.5 से प्रेफर कर सकते हो। अगर आप एआरबी स्टार्ट करना चाहते हो तो टेलमिसार्टन 20 एमजी से स्टार्ट करेंगे या फिर लोसार्टन 50 एमजी से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया स्टेज 1 हाइपरटेंशन में। तो अगर कोई पेशेंट आपको इस केस में आता है, तो आपने ये मेडिसिन स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप पेशेंट को बोलोगे कि आपके पास 15 दिन के बाद वापस आए। 15 दिन के बाद आने के बाद आप उसका मतलब मॉनिटर करोगे कि उसका ब्लड प्रेशर इससे ठीक मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका पेशेंट का ब्लड प्रेशर इस मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं आए इस मेडिसिन से, तो आपको सेम मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है और पेशेंट को फॉलोअप पे रखना है। उसके बाद आता है कि सपोज आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर इस दवाई से कंट्रोल में नहीं हुआ है, तो दूसरी चीज आपको करनी है, दवाई का आप डोज बढ़ा सकते हो या फिर आप सेकंड लाइन दवाई ऐड कर सकते हो। तो जनरली जो रिसेंट गाइडलाइन है वो बोलती है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी आप प्रेफर करो। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी क्यों प्रेफर करनी है? तो कॉम्बिनेशन थेरेपी से क्या होता है कि जो ड्रग के हम डोज बढ़ाने से जो साइड इफेक्ट बढ़ने वाले हैं साथ साथ, वो कम होते हैं। अगर आप दो मेडिसिन स्टार्ट करते हो, जैसे एक एसी इनिबिटर है, दूसरा है कि आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट करते हो, तो साइड इफेक्ट दोनों के, अगर आप दोनों लो डोज में चलाते हो तो दोनों के साइड इफेक्ट कम रहते हैं। अगर आप बस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर पेशेंट को दोगे और उसका डोज बढ़ाते जाओगे, तो उसके साइड इफेक्ट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। इसलिए जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है आजकल वो प्रेफर करते हैं लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से। सपोज अगर आपका पेशेंट कोई स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आता है, जैसे इसमें 140 लिखा है नई गाइडलाइन के हिसाब से, प्रीवियस गाइडलाइन में अगर कोई पेशेंट आपका 160 से ज्यादा है, तो उस पेशेंट को आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट करनी है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, 2 मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। 2 मतलब 2 क्लास की ड्रग अपने को प्रेफर करनी है। 2 क्लास की मतलब आप एसी या फिर एआरबी इसमें से एक चूज करना है आपको, दोनों साथ में ही, एसी या फिर एआरबीसी में से एक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से एक। तो आप टेलमिसार्टन दे सकते हो और साथ साथ एम्लोडिपिन दे सकते हो। तो टेलमिसार्टन की डोज 40 और एम्लोडिपिन की 5 एमजी ओडी की डोज आप प्रेफर करोगे। उसके बाद इसी पेशेंट को भी सेम आप फॉलोअप के लिए बुलाओगे 15 दिन के बाद। अगर 15 दिन के बाद इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो ठीक है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये सेम मेडिसिन आप कंटिन्यू रखोगे। उसके बाद अगर सपोज इस पे भी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप करोगे इसका डोज, मतलब इसका डोज और बढ़ाओगे, या फिर आप थर्ड लाइन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप थायराइड ऐड कर सकते हो। इसमें आता है क्लोरथैलिडोन 12.5 से आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आप ये ऐड करते हो, उसके बाद भी अगर आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, जैसे आपने 3 मेडिसिन, तो आपको क्या करना है, इसका हाईएस्ट डोज तक जाना है। अभी हाईएस्ट डोज कौन से मेडिसिन की क्या है, या मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनालेप्रिल की है, तो इसका स्टार्टिंग डोज 5 एमजी की है, लेकिन हाईएस्ट डोज आप 40 तक दे सकते हो। रामिप्रिल का स्टार्टिंग डोज 2.5 है, लेकिन हाईएस्ट डोज आप 20 तक दे सकते हो। टेलमिसार्टन का स्टार्टिंग डोज 20 से देते हो, मैक्सिमम आप 80 एमजी तक दे सकते हो। लोसार्टन का 50 एमजी से स्टार्ट है, मैक्सिमम आप 100 तक दे सकते हो। एम्लोडिपिन 5 एमजी से स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 10 एमजी दे सकते हो। निफिडिपिन 30 से स्टार्ट होती है, 60 तक दे सकते हो। क्लोरथैलिडोन 12.5 से स्टार्ट करते हो, 25 तक दे सकते हो। इंडापामाइड 1.25 से स्टार्ट होती है, 2.5 तक दे सकते हो। तो ये अगर आप मेडिसिन अगर मैक्सिमम डोज अचीव करने के बाद भी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, मतलब आपने 3 लाइन की ड्रग ऐड की है, उसमें एक डायरेटिक्स भी है और अदर 2 क्लास की ड्रग है, उसके बाद भी आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, उसको रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो इस केस में आपको पेशेंट को रेफर करना पड़ सकता है हायर सेंटर में, या फिर जहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके पास रेफर करना पड़ सकता है। तो कौन से पेशेंट में कौन सा ड्रग स्टार्ट करना है ये तो हमको पता है, लेकिन कौन से पेशेंट में कोई ड्रग स्टार्ट नहीं करनी है, मतलब कौन सी ड्रग ऐसी है जो इस पेशेंट में बिल्कुल नहीं देनी है, इसको ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे सपोज एसी इनिबिटर और एआरबी है, वो प्रेगनेंसी में कभी नहीं देना है। अगर किसी पेशेंट को एंजियोइडेमा की हिस्ट्री है, तो इस केस में हम एसी बिल्कुल नहीं देते हैं। अगर बायलैटरल आर्टरी स्टेनोसिस, तो इसमें केस में एसी एआरबी दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम बढ़ा है, तो इस केस में भी हम एसी इनिबिटर नहीं देते, क्योंकि ये ड्रग खुद से भी पोटेशियम बढ़ाती है, तो इस केस में हम इसको अवॉइड करना है। अगर किसी पेशेंट को एडवांस रेनल फेलियर है, मतलब उसका जीएफआर 30 से कम है, तो इस केस में भी एसी एआरबी हम नहीं देते हैं। उसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से पेशेंट में नहीं देनी है। अगर किसी पेशेंट को आयोटिक स्टेनोसिस है, तो इस केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन हो, मतलब बीच बीच में हाइपोटेंशन के एपिसोड है, तो इसमें भी हम नहीं देंगे। उसके बाद अगर हिपैटिक इंपेयरमेंट है, तो इसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेफर नहीं करेंगे। उसके बाद थायराइड कौन से पेशेंट में नहीं देंगे। गाउट से क्या होता है कि जो थायराइड है वो हाइपरयूरेसिमिया करवाती है, तो इससे गाउट प्रेसिपिटेट हो सकता है, इसलिए गाउट के केस में हम थायराइड नहीं देंगे। इसलिए जब भी आप पेशेंट को देखोगे हाइपरटेंशन के, तो बस मेडिसिन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट के बाकी चीजें भी हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे, जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट है कि नहीं देखना है, और कोई डिसऑर्डर तक नहीं है साथ में, ये भी देखना बड़ा जरूरी है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को सल्फा की एलर्जी है, तो इसमें भी हम थायराइड नहीं देंगे।
उसके बाद हाइपोकैलेमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, तो इस केस में भी हम थायराइड नहीं देंगे क्योंकि ये साल्ट अपने यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, तो और ज़्यादा ये कंडीशन प्रेसिपिटेट हो सकती है। जैसे सपोज अभी बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा ब्लॉकर हम जनरली फर्स्ट लाइन एज ए यूज नहीं करते, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कार्डियक हुआ है, मतलब जैसे हार्ट अटैक वगैरह हुआ है, तो इस केस में हम बीटा ब्लॉकर इसलिए देते हैं कि वो कार्डियक रिमॉडलिंग भी प्रिवेंट करती है। इवन एसी और एआरबी इनिबिटर भी हम पेशेंट को इसलिए देते हैं कि वो कार्डियक रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करती है, इसलिए पेशेंट को ये प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सीवियर ब्रेडिकार्डिया है या फिर ब्रोंकियल अस्थमा की हिस्ट्री है, तो इस केस में बीटा ब्लॉकर हमको नहीं देने। और दूसरे ड्रग आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब स्पाइरेनोलेक्टोन टाइप की ड्रग जो आती है, ये जनरली हम रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन के केस में यूज करते हैं। तो ये हाइपरकैलेमिया और प्रेगनेंसी, एडवांस रीनल फेलियर, इस केस में हमको अवॉइड करनी है। इसके बाद आता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है? तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा है और उसके साथ उसको टारगेट ऑर्गन डैमेज के साइन है। टारगेट ऑर्गन डैमेज का मतलब क्या है कि अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया या फिर एन्सेफेलोपैथी के अंडर आता है, उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मतलब हार्ट अटैक के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, एक्यूट पल्मोनरी इडिमा मतलब हाइपोक्सिया, ब्रेथलेसनेस ऐसे कंडीशन के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई उसको साथ साथ एक्यूट किडनी, तो ये या फिर उसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो गई, मतलब ब्लडिंग ऑफ विजन के साथ अपने पास आ गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। मतलब ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा है लेकिन साथ साथ एंड ऑर्गन डैमेज भी है, तो ये हो गया हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। दूसरा है कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। अभी हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या है? इसमें भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है 180 से ज्यादा, मतलब 180 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120, ये ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें एंड ऑर्गन डैमेज के जो साइन होते हैं वो नहीं होते हैं। मतलब इसमें से जो हमने अभी डिस्कस किया, एन्सेफेलोपैथी, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी एडिमा या फिर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, किडनी फेलियर, इसमें से कोई भी साइन इसमें नहीं रहेगा। तो दोनों के ट्रीटमेंट में वेरिएशन क्या है अभी देखते हैं हम। सपोज अगर आपके पास कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी करके आता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर हमको कम करना होता है, वो जनरली हम क्या करते हैं 20 से 25% से कम करते हैं। अचानक से हमको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इसका कम नहीं करना। इससे क्या हो सकता है कि पेशेंट का जो ब्रेन का परफ्यूजन होता है वो और ज्यादा कम हो सकता है। इसलिए हमारा टारगेट रहेगा स्टार्टिंग में 160 से 100 तक हमारा ब्लड प्रेशर उसको कम करना है, वो भी 2 to 6 आवर में। इनिशियली फर्स्ट आवर में हम 25% से कम करेंगे, उसके बाद 160-100 तक ही हम उसको कम करेंगे। साथ साथ जो भी ये दूसरी डिसऑर्डर है, जैसे एन्सेफेलोपैथी हो गया, स्ट्रोक हो गया, या फिर हार्ट अटैक आ गया किसी पेशेंट को, पल्मोनरी एडिमा है, रेटिनोपैथी, ये सारी चीजें भी हमको साथ साथ मैनेज करनी है। अभी इसमें हम कौन से ड्रग प्रेफर करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, हम इंजेक्टेबल ड्रग प्रेफर करते हैं। जो इमरजेंसी है इसमें इंजेक्टेबल ड्रग प्रेफर करते हैं, और जो अर्जेंसी है इसमें ओरल ड्रग प्रेफर करते हैं। तो इमरजेंसी जो है इसमें कौन से हम ड्रग प्रेफर करेंगे? तो हम करेंगे लेबेटोलॉल प्रेफर। लेबेटोलॉल जो आता है वो एक आईवी फॉर्म का बीटा ब्लॉकर का इंजेक्शन है। इसमें हम कैसे देंगे? 20 mg स्टार्टिंग में देंगे, उसके बाद पेशेंट का हम हर 5-5 मिनट पे ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, और अगर ब्लड प्रेशर कम नहीं होता तो हम उसकी डोज रिपीट करते जाएंगे। जैसे सपोज आपने पहले 20 mg दिया, उसके बाद आपने बीपी मेजर करके देखा 2 मिनट के या फिर 5 मिनट के बाद आपने पेशेंट का बीपी मेजर करके देखा, अगर वो कम नहीं हुआ तो हम डोज रिपीट करेंगे। अगर पेशेंट का बीपी कम हो रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं, उसको फिर बाद में हमको देखना पड़ता है, अगर बढ़ता है तो देना पड़ सकता है। उसके बाद अगर सपोज किसी पेशेंट का बीपी कम नहीं हुआ तो उसको डोज डबल करेंगे, मतलब उसके बाद 40 mg हम पेशेंट को देंगे। तो ये आईवी फॉर्म में देने हैं, ठीक है। इस ड्रग का एक्शन 2 से 5 मिनट में इसका ऑनसेट होता है, और ड्यूरेशन 2 से 6 घंटे तक इसका ड्यूरेशन रहता है। इसके बाद इसको कौन से पेशेंट में हम लेबेटोलॉल नहीं दे सकते? अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की हिस्ट्री है, हार्ट ब्लॉक की हिस्ट्री है, ब्रेडिकार्डिया है, तो इस केस में हम लेबेटोलॉल नहीं दे सकते। तो सेकंड जो ड्रग है जो हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देते हैं वो है निकार्डिपिन। तो निकार्डिपिन जो है हमको इन्फ्यूजन में चलानी पड़ती है। जो लेबेटोलॉल है वो तो हम बोलस में दे सकते हैं, लेकिन निकार्डिपिन हो गया या फिर नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, इसके लिए हमको इन्फ्यूजन चलाने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपके पास इन्फ्यूजन पंप होना जरूरी है, और इस पेशेंट को एडमिट करके इन्फ्यूजन, जनरली ये पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं, तो इस आईसीयू में एडमिट करके आपको इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ये मेडिसिन देनी पड़ सकती है। तो निकार्डिपिन हम कैसे देते हैं? 5 mg पर आवर के हिसाब से देते हैं। उसके बाद हम इसको बढ़ाते जाते हैं। अगर पेशेंट का रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो कौन से पेशेंट में हम ये प्रेफर करते हैं? स्ट्रोक के पेशेंट में, एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट में, पोस्ट ऑपरेटिव अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो इस केस में भी हम निकार्डिपिन प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो 5 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से हम देते हैं इन्फ्यूजन, उसको बढ़ा सकते हैं आप 200 तक इसका आईवी इन्फ्यूजन, और ये इसका ऑनसेट होता है 1 से 2 मिनट में स्टार्ट होता है। अभी ये कम हम प्रेफर करते हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा का कोई पेशेंट आया, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का पेशेंट आया, तो इस केस में हम नाइट्रोग्लिसरीन को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन है वो है लेबेटोलॉल वाली, वो मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन लेबेटोलॉल के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो फिर आप नाइट्रोग्लिसरीन या फिर निकार्डिपिन प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद आता है कि जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में आपको क्या करना है, इसमें आप ओरल मेडिसिन ही दोगे।
जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा था वो दे सकते हो, या फिर आप ARB AC या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का हाईएस्ट डोज आप उस पेशेंट को उस टाइम पे दे सकते हो। जैसे एमिलोडिपिन का 10 mg की मेडिसिन खिला सकते हो, उसको फिर मॉनिटर पे रखोगे। अगर पेशेंट का रिस्पॉन्ड अच्छा आता है तो 160 तक अगर वो आ जाता है कम उसका ब्लड प्रेशर, तो उसके बाद आप उसको कंटिन्यू मेडिसिन चालू करके उसको आप घर पे भी भेज सकते हो। तो कौन सी मेडिसिन इसमें आप यूज कर सकते हो, तो इसमें भी आप एमिलोडिपिन 5 से 10 mg यूज कर सकते हो, लेबेटोलॉल भी दे सकते हो, हाइड्रोलाइजिन, लोसर्टैन, ये सारी मेडिसिन आप इसमें यूज कर सकते हो। तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि हाइपरटेंशन इमरजेंसी क्या होती है, अर्जेंसी क्या होती है, और दोनों का मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट होता है। इसके बाद आता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, अगर उस पेशेंट में अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो इसमें कौन सी मेडिसिन देनी है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट पेशेंट है उसमें हम ACE/ARB जनरली नहीं देते। तो कौन सी मेडिसिन होती है जो हम प्रेग्नेंट पेशेंट में प्रेफर करते हैं, तो होता है लेबेटोलॉल। तो अगर लेबेटोलॉल हम तब प्रेफर करते हैं जैसे हाइपरटेंशन इमरजेंसी वाली केस आ गई या फिर ज्यादा BP बढ़ गया, तो इसमें हम IV फॉर्म में लेबेटोलॉल दे सकते हैं। अगर ओरल हम देना है तो मिथाइल डोपा एक नाम की ड्रग आती है, वो 500 mg के हिसाब से हम देते हैं। 500 mg या फिर 1000 mg का एक उसका टैबलेट आता है, ये हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं। और ये जो मिथाइल डोपा है वो बहुत पुरानी, इसके मतलब एक जो सिक्योरिटी है या फिर उसको बोलते हैं कि ट्रायल ड्रग है, इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ज़्यादा है नहीं है, और ये सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है प्रेगनेंसी में। उसके बाद आप निफिडिपिन भी दे सकते हो, हाइड्रोलाइसिन भी दे सकते हो, लेकिन जनरली जो प्रेफर की जाती है वो मिथाइल डोपा और निफिडिपिन प्रेफर की जाती है। इमरजेंसी केसेस में लेबेटोलॉल दी जाती है। तो ये हो गया कि आपको प्रेग्नेंट पेशेंट में कैसे मतलब हाइपरटेंशन को मैनेज करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई कि आपको पेशेंट को सिम्टम कैसे होते हैं, पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद हाइपरटेंशन इमरजेंसी कैसे मैनेज करनी है, हाइपरटेंशन अर्जेंसी कैसे मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, और इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और आपको कौन सी चीज़ें आप जानना चाहते हो, डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।